हे एवरीवन, वेलकम टू जेई प्लैनेट। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ जेई प्लैनेट पे हम आपको गाइड करने वाले हैं जेई मेन, जेई एडवांस, बोर्ड रिलेटेड सभी टॉपिक्स के लिए। और यहाँ तक कि नीट एस्पिरेंट्स को भी डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होगा राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। और जेई कोर लेवल तक पढ़ाई करते हुए स्पेशली फिजिक्स की बात करें अगर हम, तो बतौर फिजिक्स सब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसा है, या मैं आपको ये बताना और समझाना चाहूँगा कि अगर आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स पे भी हल्की फुल्की कमांड रखते हुए अगर जेई लेवल की फिजिक्स पढ़ते हो, तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप इसे आजमा सकते हैं। और एक्चुअल नीट एग्जाम में भी जब सवाल आपके सामने आएंगे तो आप बहुत ईजिली उन्हें डील करने में कैपेबल हो चुके होंगे। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज द टॉपिक, दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम हमारा लेक्चर 2 देख रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कूलम्स लॉ के बारे में काफी कुछ बताया था, और अब हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 की, जिसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ पर बेस्ड। ऑलराइट, तो याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी पिछली मुलाकात में हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा, समझा, हमने देखा किस तरीके से वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, मे बी अट्रैक्शन, मे बी रिपल्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है। और डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए हम ध्यान रखते हैं दो बातों का। पहला, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है, यानी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ यूं लगेगा कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे, या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इस प्रकार से लगेगा कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स, है ना। और दूसरी चीज हमने ध्यान ये रखनी है कि अगर हम पॉइंट चार्जेस का जिक्र करें, जिसके लिए बेसिकली कूलम्स लॉ दिया गया था, तो पॉइंट चार्जेस लाइक अगर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, और अनलाइक यदि होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि यार कुछ ऐसा ही हम दो मासेस के बीच में आने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते थे। मगर एक मेजर डिफरेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में आता है लॉ पढ़ने के दौरान, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको पढ़ने के दौरान वो ये आता है कि दो मासेस के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनके इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों ही चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं, या दोनों ही चार्जेस किसी एक स्पेसिफिक मीडियम में पड़े हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है, या फिर वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कहीं ये दो चार्जेस तो अलग अलग पड़े हैं, लेकिन वैक्यूम में ही है, लेकिन बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया या कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। तो ये सारी मॉडिफिकेशन जो जेई और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने हमारी पिछली मुलाकात में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, आज बारी किसकी है? कुछ और नए नए सवालों की। फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम हम आज की मुलाकात में मेजरली डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कुछ हल्की फुल्की झलकियां आपको देखने को जरूर मिल सकती हैं, मगर मेजरली हम लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ जब देखेंगे डिटेल में, इसके बारे में भी मैंने कल बताया था, तो जब डिटेल में देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि लिमिटेशन क्या है, और लिमिटेशन को सॉर्ट करने के लिए हम एलिमेंट लेने के तरीके सीखेंगे। वो भी मैंने आपको अलग से एक वन शॉट वीडियो बना के एक मैपिंग करके मैं आपको चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अगर आपने 11th में अपनी बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छी कमांड हासिल ना भी की हो, तो भी 12th का ट्रैक प्रॉपर्ली शुरू करने के साथ साथ आप अपनी बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस, एलिमेंट कैसे लिया जाता है सर, और फिजिक्स में इस सवाल का जवाब क्या है, एलिमेंट किस ऑब्जेक्ट में कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा और क्यों लिया जाएगा, कैलकुलस का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, वेक्टर्स में काफ़ी अच्छी कमांड, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री 11th में नहीं पढ़ते हैं मैथ्स में, वो भी हल्का फुल्का घबराते हैं, और लॉगैरिथम, लॉग, एंटी लॉग लेना, लॉग की प्रॉपर्टीज़, ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर आपकी 11th में इन पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं भी रही है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहीं पे बहुत जल्द आपको एक सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैंने सारे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक ठाक बड़ी सीरीज़ होगी, ठीक ठाक ड्यूरेशन की होगी, तो आपको मेहनत तो करनी है उस सीरीज़ के साथ, मगर आप उससे काफ़ी कुछ सीख भी जाएंगे, जिससे आगे की फिजिक्स पढ़ने और समझने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। नए नए तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे, उनके बारे में हमें बात करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि यहाँ हमारे इस कोर्स में आपको जेई फिजिक्स तो देखने को मिलेगी, लेकिन नीट फिजिक्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा टारगेट तो जेई है ही, लेकिन हमारी फिजिक्स का लेवल ऐसा रहेगा कि आप केवीपीवाई और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैम के स्टूडेंट्स को भी एक सेपरेट तरीके की गाइडेंस में दिया करता था। दैट वाज ऑन, यू कैन सी मी ऑन अनअकैडमी IIT जैम प्लेटफॉर्म, राइट। सो एनीवेज, चलो अभी आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी, आपके मन में कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है और या कुछ और बातें करना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ जेई प्लैनेट, द लिंक इज मेंशन्ड, ऑलराइट। कई लोग पूछते हैं कि सर टेलीग्राम पे कैसे मिलेंगे, कैसे होगी मुलाकात, उसके लिए लिंक दे दीजिए, तो वो लिंक आपकी नज़रों के सामने है। सो बिफोर मूविंग और स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स, कि हम कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ नए सवाल डिस्कस करें, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली मुलाकात में जाते जाते मैंने आपको 3 छोटे छोटे होमवर्क दिए थे। वैसे तो ये डिटेल्ड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो बहुत ही जल्द एक वीडियो में मैं मेंशन करूँगा कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास नोट्स देखने को मिल सकते हैं, मगर जो समराइज फॉर्म में मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें इन तीनों ही होमवर्क के बारे में बात की गई है। मैं आपको जो 1 शॉट वीडियोस हैं उसमें भी बताऊंगा कि भाई क्या डिफरेंस होता है बिटवीन चार्ज एंड मास, क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। तो अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं फटाफट से प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। अगर आप ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पेन डाउन कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। अदरवाइज अभी के लिए आपका होमवर्क था, होमवर्क है तो आपको अपने एंड पे मेहनत करते रहनी है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, फटाफट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई मास हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऑलराइट। बिना चार्ज के मास हो सकता है, मगर बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। यार चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा या प्रोटॉन का होगा। सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम नेट चार्ज, ठीक है। मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों ही प्रकार का हो सकता है, ऑलराइट। मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व नहीं होता। अब हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एंड लाइक मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जैसा कि बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइम पर होता भी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता भी है, मास डिस्ट्रॉय होता है और एनर्जी बनती है, राइट। लेकिन आप चार्ज को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो अभी भी वैलिड है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, ऑलराइट। कई सारे डिफरेंसेस हो गए, एक डिफरेंस और लिखते हैं, देखते हैं। मास के बारे में अगर आप बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसके स्टेट ऑफ मोशन के साथ बदल जाता है। जैसे आप आइंस्टीन्स इक्वेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि भाई मास जो होगा वो m इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का मास भी जो होता है वो बदल जाता है। जबकि चार्ज के बारे में ऐसी कोई बात कही नहीं जा सकती। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक चार्ज है, उसका कुछ चार्ज है, ऑब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर चार्ज है, तो उसके मोशन, स्टेट ऑफ मोशन के साथ उसके ऊपर का चार्ज बदलने वाला नहीं है, ऑलराइट। तो कुछ फंडे क्लियर है, ठीक है। कुछ 5-6 पॉइंट्स हमने मेंशन किए। आई होप आप वीडियो को पॉज कर करके उसे पेन डाउन कर रहे होंगे। अदरवाइज आप अगर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस, भाई 11th में मेजरली हमने बात मास के बारे में की, मगर 12th में मेजरली हम बात चार्ज के बारे में करते हैं, ठीक है। तो हमें चार्ज और मास के बीच में सबसे पहला डिफरेंस हमने ये देखा। सबसे पहला होमवर्क जो था हमारा वो ये था, जो होपफुली मैंने आपको करवा भी दिया है और मुझे उम्मीद है आपने पेन डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। Let's talk about the next thing, similarities and differences between multiple differences है भाई, differences between gravitational force, the gravitational force and electrostatic force। क्या है भाई? This is our gravitational force। ये है हमारा gravitational force, Fg वेक्टर से मैंने इसे डिनोट किया है, ठीक है जी, Fg वेक्टर से। और Fe वेक्टर से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये Fg वेक्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो Fe वेक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है? तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम इन जनरल भी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में क्या है? अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में दोनों ही सेंट्रल फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ इस प्रकार से लगते हैं कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगे। दोनों अपने आप में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के पिक्चर में आने के लिए दो मासेस का आपस में टच होना, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना मैंडेटरी नहीं है, दूर से भी बात बन जाती है। इनफैक्ट दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होने के लिए उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना मैंडेटरी नहीं है, दूर से भी बात बन जाती है। इनफैक्ट अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये जो दो टर्म्स हैं, आकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये जो दो टर्म्स हैं, ये इंटरैक्शन एट अ डिस्टेंस के लिए ही दी गई है। भाई दो ऑब्जेक्ट को टच में लाने के बाद, कांटेक्ट में लाने के बाद अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वैसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो उनका चिपकना है, आकर्षण नहीं है, ये उनका स्टिक होना है। सो अट्रैक्शन और रिपल्शन इज ऑलवेज, दीज टर्म्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर इंटरैक्शन एट अ डिस्टेंस। ऑलराइट, सो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही सिमिलैरिटी नंबर 1 सेंट्रल फोर्सेस हैं, दोनों ही सिमिलैरिटी नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट में होना मैंडेटरी नहीं है। सिमिलैरिटी नंबर 3 तीनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, यानी एक चार्ज को यहां से उठाकर यहां ले जाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे इस रास्ते से ले जाए या इस रास्ते से ले जाए या इस रास्ते से ले जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे निर्भर करेगा। वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि इनिशियल से फाइनल ले जाने के लिए आपने कौन से रास्ते का प्रयोग किया है। सिमिलरली एक मास को यहां से उठाकर यहां ले जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य रास्ते नंबर 1 में, रास्ते नंबर 2 में और रास्ते नंबर 3 में बराबर ही निकल के आता है। सो कहने का मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही कैसे हैं? कंजर्वेटिव है नेचर में। इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। आई एम नॉट राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट हियर बिकॉज आई डू दैट थिंग। अभी तो तुम्हारे होमवर्क है जिसमें मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं इसी चैप्टर की 1 शॉट वीडियो भी आपको दूंगा। ठीक है, चैप्टर खत्म होगा, यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 भी कह सकते हैं। इस चैप्टर के खत्म होते ही हम एनसीईआरटी डिस्कशन, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड, सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, शेड्यूल को फॉलो करते जाइएगा। और बहुत सारी और चीज़ें जो 11th में बैकलैश की तरह काम करती हैं कि भाई बैकलॉग की तरह काम करती हैं कि भाई बेसिक मैथ्स नहीं आती है हमें, हमें बहुत तरीके से कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देखते ही डर लगने लगता है कि फिजिक्स में कैसे लगाएंगे। हमें और कई चीज़ें समस्या यदि देती हैं तो उन सभी चीज़ों का समाधान या उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट ज़रूर किया जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, राइट। जस्ट फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए और फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। जो कहा जाए उसे पूरा पूरा कीजिए। सो आई गेस सिमिलैरिटी क्लियर है अपने को, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट होना, सेंट्रल होना और कंजर्वेटिव होना। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है भाई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे निर्भर नहीं करता और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे निर्भर करता है, राइट। मुझे लगता है कि दोनों डिफरेंसेस भी आपको क्लियर है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, और दोनों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ वो घटता चला जाता है। मीडियम डिपेंडेंट होता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, आई रिपीट, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मगर किसी एक पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो बाकी सबके द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ऑलराइट, तो कुछ चंद प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, फिर से रिपीट करते हैं। सेंट्रल फोर्स है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बात नंबर 3, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात नंबर 4, मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। बात नंबर 5, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बात नंबर 6, वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। बात नंबर 6, मीडियम डिपेंडेंट है। बात नंबर 7, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे की मौजूदगी से इंडिपेंडेंट है, प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट है। और बात नंबर 8, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बाकी के द्वारा लगाए जाने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर है। ऑलराइट, तो आई थिंक ये 8 प्रॉपर्टीज मैंने भी आपको अभी बता दी। क्लियर है ना मामला? सो देखो, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें पिछली बार होमवर्क दिया, आज होमवर्क में सपोर्ट किया, तो तुम्हें इसे पेन डाउन करते रहना चाहिए। काफ़ी नोट्स तो मैं ही प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको भी खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सवालों के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन लेक्चर के अंत में
भाई थियोरेटिकल लेक्चर होगा, कंसेप्चुअल लेक्चर होगा, तो ऐसा थियोरेटिकल पार्ट होमवर्क में दिया होगा, करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर होगा जैसे आज की क्लास है, तो इसमें एंड में दिया जाएगा एक प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसे अगली सब्सीक्वेंट लेक्चर में, सब्सीक्वेंट क्लास में डील किया जाएगा। ये आपके जेई बेस को धीरे धीरे मजबूत करता जाएगा, तो प्रॉब्लम ऑफ द डे में अपना दिमाग लगाना ज़रूर है। ऑलराइट, चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे और करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू। और पहला सवाल हमारी नज़रों के सामने है, एंड दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच Q2 विल बी इन इक्विलिब्रियम। डी की वो वैल्यू निकालनी है, ये दूरी, सच दैट Q2 इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि वो फिक्स नहीं है तो उसका इक्विलिब्रियम कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, अपने को जज करना है बॉस। लेकिन Q1 चार्ज जो है वो फिक्स किया गया है किसी डी दूरी पे, ये तो फिक्स है, इसको आप मूव कर सकते हो, मास इसका m है एंड इट इज केप्ट ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सर चक्कर क्या होगा भाई, साइन वाइन नहीं दे रखे तो मैं मान के चलूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोथ ऑफ देम टू बी पॉजिटिव। तो भाई Q1 और Q2 दोनों को ले लेते हैं पॉजिटिव। फील करो भाई, फिजिक्स है, फील इंपॉर्टेंट है। देखो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, Q2 को और करीब लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, तो दूरी कम करने के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा, Q1 पे भी बढ़ेगा, मगर Q1 तो फिक्स है तो उसको अपने को नहीं देखना, वो तो पक्का फिक्स है। हमें Q2 को देखना है, Q2 को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो आप बोलोगे कि सर ये दूरी कम करते 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 एक मिनिमम वैल्यू होगी सच दैट वहां पे लगने वाला बड़े वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम रहे तो आप ये चाहते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन, खासतौर से Q2 पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, रिपल्सिव फोर्स का जो इंपैक्ट है, जो रिपल्सिव फोर्स है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम ना करे, वो फ्रिक्शन को ओवरकम ना करे। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, देखो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे भाई सेंटर से W इक्वल टू mg तो नीचे लगा, ठीक है, W इक्वल टू mg यहां यूं लगा, और आप बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसका एक कंपोनेंट N और R कुछ यूं लगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, तो सेंटर से देखिए रिपल्सिव फोर्स Q2 का इक्विलिब्रियम स्टेज बना रहे हो आप Q2 का, तो इस Q2 पे तो टुवर्ड्स राइट रिपल्शन होगी, पेन यहां रखेंगे और देखेंगे टुवर्ड्स राइट धक्का लग रहा है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फ्रिक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे हॉरिजॉन्टल में यूं मूव कराना चाहता है, तो आप बोलेंगे कि यार फ्रिक्शन ना यहां पे कुछ इस प्रकार से लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। तो आप बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, वर्टिकल में तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, तो आप बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 इन कौन सा एक्सेस, इन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस में तो ऑलरेडी यार इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ी जाएगा, तो नेट ऊपर वाला मस्ट बी इक्वल टू नेट नीचे वाला, ये बात तो तय है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो वैसे भी एक दूसरे के बराबर ही रहने वाले हैं। आप बात कर रहे हैं किसकी, एक्स एक्सिस की, बात किसकी कर रहे हो भाई, बात कर रहे हो एक्स एक्सिस की, तो क्या बोल पाओगे आप, यहां बोल पाएंगे कि विजिबिलिटी है ना प्रॉपर, या विजिबिलिटी है बिल्कुल। आप देखो क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो रहेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना, दैट इज K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, लेकिन एन तो किसके बराबर है सर, mg के। सो इट इज K Q1 Q2, आपको याद दिला दूं जब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है तो आप म्यू एस लिखते हो, म्यू एस लिखते हो, लेकिन जब एक ही कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो, जब एक ही कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो उसी को म्यू के भी ले लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसी को म्यू एस भी ले लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की फ्रिक्शन देखते ही दुविधा महसूस होती हो, प्रॉब्लम फील होती हो, तो बहुत ही जल्द मैं लेक्चर्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज करूंगा फ्रिक्शन से रिलेटेड, आप मेरे फ्रिक्शन के लेक्चर्स को देखिएगा, HCV सॉल्यूशंस, HCV डिस्कशंस को फॉलो कीजिएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द गुड बुक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई, उसका डिस्कशन जब हम लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप काफ़ी मजबूत फील करने लगेंगे। इसी के चलते मैंने पहला सवाल ऐसा लिया, आज की मुलाकात में हम कुछ सवाल ऐसे लेंगे जो हमारे 11th के फंडामेंटल्स को वापस से रिकैप करने के लिए हेल्पफुल होंगे। फिर भी अगर हमें उनमें दिक्कत महसूस होगी, वीकनेस फील होगी, तो हम बहुत ही जल्द अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचाने वाले हैं।
ऑलराइट, सो k q1 q2 बाय d स्क्वायर, इट शुड बी d स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू इंटू एम जी। म्यू इंटू एम जी, आप म्यू एस लिखो या इस बार म्यू लिखो, एक ही बात है। अगर दो वैल्यूज होती तो बड़ा वाला म्यू एस होता और छोटा वाला म्यू के। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर दो वैल्यूज गिवन होती तो बड़ा वाला होता कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और छोटा वाला होता कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिलहाल तो एक ही वैल्यू है। तो आप यहां बोलेंगे कि डी स्क्वायर जो है या डी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के Q1 Q2 बाय म्यू एम जी। k q1 q2 by mu mg and that's your result। ये हमारा क्या आ गया भाई, जवाब निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं आप मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। खुद पेन पेपर लेकर बैठना है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इन सवालों को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद वी कैन कैरी फॉरवर्ड आवर डिस्कशन। क्लियर है मामला फिलहाल? चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, एंड दैट्स प्रॉब्लम नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। दैट इज अ वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम भाई। 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार्जेस हैं हमारे पास और इन सभी चार्जेस को ध्यान से देखते हुए और ज्योमेट्रिकल शेप को फील करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। और मुझे इस ओ पॉइंट पे रखा हुआ है जो माइनस क्यू चार्ज है ना, इस पे नेट फोर्स निकालना है, इस पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ओके, किस टाइप का ट्राइंगल है भाई ये, किस टाइप का ट्राइंगल है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, बताइए बताइए। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे और तीसरा एंगल 60 है। तो 180 डिग्री में से अगर ये 60 डिग्री हट गया तो बचे 120 डिग्रीज और उस 120 डिग्रीज में से आधा इधर और आधा इधर, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो 180 में से 60 गए, बचे 120, 120 में से आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 60 इधर और 60 इधर। कुल मिला के कितने हो गए, किस टाइप का ट्राइंगल हो गया भाई, 60 60 60, यानी कुल मिला के इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चुका है। सो द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। वैसे भी अगर एक साइड की लेंथ गिवन है तो देखो बाकी दोनों की भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्विलेटरल होने के कारण L और L ही हो जाएगी। उसमें भी एग्जैक्टली आपने माइनस क्यू को कहाँ रख दिया, एक साइड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, ठीक है। और इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो आइए काम करते हैं, बनाते हैं हमारा O चार्ज, बनाते हैं O पॉइंट पे रखा हुआ हमारा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और इस पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं। तो देखो क्या होगा अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखूं, अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखूं तो पेन रख देंगे यहाँ पे O पे और कहेंगे यार ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये मेरे पेन को या मेरे माइनस क्यू चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव हूं तो ये मुझे कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ। तो इसने मुझे अपनी तरफ खींचा। कितने से खींचा, आप बोलोगे सर के, उसके वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, मेरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, बाय दोनों के बीच की दूरी, बाय दोनों के बीच की दूरी। तो भाई ऐसा है, आप देखो हिंट देता हूं आपको, अगर आप यहां लाइन खींच दो और यहां 60 डिग्री है और आप इस ट्राइंगल में साइन 60 लगा दो, साइन 60 डिग्रीज, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर ये वाली दूरी d बाय हाइपोटेनियस L। तो देखिए d कितना निकल कर आएगा, √3L/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो d निकल कर आएगा √3L/2। या फिर आप क्या कह सकते हो, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो d कितना निकल कर आ जाएगा, √3L/2। आप ऐसा भी कह सकते थे इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप ऐसा भी कह सकते थे कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे साइड के तो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बोलोगे देखो ये L स्क्वायर है, ये L/2 का स्क्वायर है, d कितना आ जाएगा, d विल बी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो दैट इज अगेन √3L/2, दैट इज अगेन √3L/2। तो ट्राइंगल जो इक्विलेटरल बनकर आया है उसमें चाहे लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, चाहे बात कर लीजिए किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो √3L/2 आएगा, √3L/2। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू मे मेंशन इट इन द पेपर, इन द नोटबुक, कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास। फिलहाल मैं हटाता हूँ ये, क्योंकि आज के बाद हम बड़े हो गए यार, अब हमको कुछ रिजल्ट्स जो हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वो ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे भाई, ऑल राइट। तो हम कहेंगे कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है √3L/2 और इस पूरे का स्क्वायर।
और इस पूरे का स्क्वायर, इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस वाले -q/3 चार्ज की वजह से आप बोलोगे पेन आपने यहाँ रखा और आपने कहा ये -q/3 चार्ज जो है, मैं भी नेगेटिव हूं, वो भी नेगेटिव है, वो मुझे 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 धकेल रहा है, वो मुझे रिपेल कर रहा है। तो पेन अगर मैंने यहाँ रखा तो रिपल्शन मुझे ऐसे मिल रही है। तो ये देखिए मुझे मिली रिपल्शन कितने की, ये जो मिली मुझे रिपल्शन कितने की मिली, विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक आ रही है देखो। तो आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है के आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाला चार्ज, मैं तो यहाँ हूं, तो ये वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, q/3। फोर्स निकालते टाइम प्लस माइनस साइन नहीं डालते हैं, मॉड्यूलस डालते हैं, k mod q1 mod q2/d²। एंड दूसरे वाला चार्ज यानी मैं खुद कितना हूं, q बाय दोनों के बीच की दूरी दैट इज l/2 और इस पूरे का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी l/2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बॉस। तीसरी बात, -2q/3 की वजह से देख लीजिए, -2q/3 की वजह से आप बोलोगे कि यार पेन रखो यहां, मैं ये हूं और वो भी नेगेटिव है, मैं भी नेगेटिव हूं, उसने मुझको अपने से दूर धकेला, अपने से दूर धकेला लाइक दिस। तो इधर लगेगा फोर्स, और कैसे निकालेंगे के, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज 2q/3, माइंडेड प्लस माइनस साइन नहीं डालते हैं बेटा, और मेरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज q बाय दोनों के बीच की दूरी l/2 और इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। तो इस वाले चार्ज ने मुझे इधर धकेला, इस वाले चार्ज ने मुझे उधर धकेला, उस वाले चार्ज ने, ऊपर वाले ने मुझे अट्रैक्ट किया। ऑलराइट, सो अपने को क्या पता चलेगा, देखो हम बोलेंगे कि सर ऐसा है कि यहां पर हमारा ये -q चार्ज है, इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए जरा। आप कहेंगे ऊपर वाले को ध्यान से देखते हैं, देखो ऊपर वाला क्या है, इट इज kq² और डिनोमिनेटर में √3l/2 का होल स्क्वायर का मतलब है 3l²/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भाई न्यूमरेटर बनेगा, यानी इट विल बी 4kq²/3l²। इट इज 4kq²/3l²। और अगर इस वाले के बारे में देखें तो देखिए क्या बोलेंगे, ये आएगा l²/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फिर से न्यूमरेटर बनेगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी था, तो आप कहेंगे इधर आया यार 8, इधर क्या आ गया 8kq²/3l²। कोशिश करो ओरली कैलकुलेट करने की, देखो ये 3 तो है ही और 2 का स्क्वायर 4 है, 4 ऊपर जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा। और इससे ध्यान से देखिए l/2 का स्क्वायर यानी l²/4 है, ये 4 ऊपर जाएगा तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा 4kq²/3l²। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये 3 ऑलरेडी पड़ा है, सो इट इज 4kq²/3l²। क्लियर है मामला, कैलकुलेशन देख लो आप अपने हिसाब से एक बार, ठीक हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं कि सर 1 2 3 हमारे पास वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन सर आसानी तो तभी होगी जब पहले किसी दो को पकड़ के निकाल दो। ठीक है, और किन दो को निकालना यहां पे ज्यादा आसान है, जो ऑपोजिट है। आप बोल सकते हो इसको देखिए सर और इसको देखिए सर, वो 8kq²/3l² है और ये 4kq²/3l² है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीता कौन, 8 वाला बड़ा है। और कितने से जीता, आपने कहा 8kq²/3l² है और 4kq²/3l² है, सो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं हमारे -q चार्ज को दोबारा देखूं तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो 4kq²/3l² ऑलरेडी था वो तो अनटच्ड था, इसको तो टच ही नहीं किया। लेकिन इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बड़ी है यार, ये वाली वैल्यू बिगर है, बड़ी है, और ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, छोटी है। तो आप बोलोगे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़े वाले की डायरेक्शन में, उधर वाली डायरेक्शन में जीतेंगे बॉस। तो हम कहेंगे कि 8kq²/l² में से 4kq²/3l² कट गया, 8kq²/3l² में से 4kq²/3l² कट गया, 8 - 4 4 आया, तो इधर की तरफ क्या आया 4kq²/3l², और ऊपर की तरफ भी क्या आ गया 4kq²/3l²। तो इसको आप फर्दर क्या बोल सकते हो कि सर ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, बराबर के, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, बराबर के हैं। और मैंने आपको वेक्टर्स में सिखाया है बॉस कि यदि ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो एक्चुअल वेक्टर आएगा वो बीचों बीच आ जाएगा, यानी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, बीचों बीच आ जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 टाइम्स any1 4kq²/3l²।
रूट 2 टाइम्स 4kq² बाय 3l²। ठीक है, तो ये है डायग्रामेटिकली कि भाई नेट फोर्स जो आएगा इस वाले चार्ज पे, इस माइनस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा वो एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे इधर आएगा, और कितना आएगा, रूट 2 टाइम्स 4kq² बाय 3l²। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कह सकते थे, मतलब ये आ चुका है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कह सकते थे बॉस कि देखो कि जो नेट फोर्स है सर वो कितना निकल कर आया, आपने कहा 4kq² बाय 3l², यही आई कैप में भी है, प्लस 4kq² बाय 3l², यही जे कैप में भी है। सो 4kq² बाय 3l² आई कैप में और 4kq² बाय 3l² जे कैप में। सो इफ यू टेक इट एज 4kq² बाय 3l² कॉमन, सो यू विल गेट आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। ऐसे करके भी निकल आ सकता है यार। इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लोगे आप तो मैग्नीट्यूड उसका वही आएगा, डायरेक्शन भी लेंगे तो एग्जैक्टली 45 डिग्रीज ही आएगी। ये काफ़ी कुछ मैंने आपको वेक्टर्स में बताया भी है, सिखाया भी है। जिन बच्चों ने वेक्टर की पढ़ाई नहीं की है मुझसे, उनके लिए मैं अलग से वेक्टर सीरीज देने भी वाला हूँ, ठीक है। हर अगला दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अगले दिन पे आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नया कंटेंट, कुछ मैजिकल कंटेंट मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है ना, और लगे रहो। मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और बात समझ में आ गई है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके के नए नए सवाल आते रहेंगे आपके पास, तो इसीलिए हम बहुत सारी बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करने वाले हैं यार। तो आप भी पढ़ाई करो और आप अपने बाकी के फ्रेंड्स तक इस बात को पहुंचाइए। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि कई बार पूरे पूरे दिन आपको पता कैसे चलेगा कि इस चैनल पे कुछ हो रहा है, हम आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आए हैं, कोई मैजिक लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो उसके एक रिमाइंडर के तौर पे वो जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें का पता लगता रहेगा। चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। द क्वेश्चन इज, सवाल वही, पार्ट नया। सवाल है फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, यानी कि हर पार्ट में जो ओ पॉइंट पे चार्ज पड़ा होगा उस पर निकालना है यार अपने को नेट फोर्स। जैसे यहाँ ओ पॉइंट पे चार्ज पड़ा है -q, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। भाई स्क्वायर के दोनों डायगोनल, स्क्वायर है साइड एल, स्क्वायर के दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और वहाँ पे -q चार्ज पड़ा है और आपको बताना है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। तो क्या करेंगे सर, पहले बार बार एक एक करके चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स साथ में निकालेंगे और फिर देख लेंगे कि उसका वेक्टर एडिशन कैसे करना है ना। साथ में कोशिश करें। देखो क्या बोल सकते हो आप, सर हम तो ना यहाँ पे एक -q चार्ज ऐसे दिखा देते हैं, सेंटर पे -q चार्ज ऐसे दिखा देते हैं, और देखिए हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए +q की बारी है, मान लीजिए +q की बारी है, तो पेन रखिए यहाँ पे, आप -q है और आपको +q अपनी ओर आकर्षित करेगा लाइक दिस। तो आप कहेंगे कि सर फोर्स ये रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, और कितना रहेगा k, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरे वाला चार्ज q, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे वाला चार्ज दैट इज ऑल्सो q, बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है यार, आप बोलेंगे कि अगर स्क्वायर का साइड लेंथ l है तो डायगोनल लेंथ कितनी होती है, बोलो, डायगोनल लेंथ होती है √2l, और आप उसका एग्जैक्टली आधा कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा यार, l/√2, लेकिन इसका क्या करना है, स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर। और खास तौर से कुछ और देखो तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा बेटा, विच विल बिकम न्यूमरेटर, सो यू विल गेट 2kq² बाय l²। सी, l/√2 का स्क्वायर विल बी l² / 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, सो यू विल गेट 2kq² बाय l², से f0। कितना रख दिया इसका नाम, क्या रख दिया इसका नाम, f0, f0 रख दिया इसका नाम। बात समझ में आई, f0 रख दिया इसका नाम। पेन उठा के रखा था यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, उसने मेरे को, मुझको, मेरे चार्ज को नेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा इस -2q, ये -2q क्या करेगा, तो आप बोलेंगे पेन यहाँ रखिए सर सेंटर पे, वो नेगेटिव है, उसने मुझे बीइंग नेगेटिव चार्ज अपने से दूर धकेला, उसने मुझे अपने से दूर धकेला लाइक दिस। तो आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं सर, ऐसे को दिखा देते, धकेला, रिपल्शन है अब की बार, लाइक दिस। और कितनी है, कितनी है, तो आप बोलेंगे
कि अब की बार जब हम फोर्स लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा वाला चार्ज तो वही रहेगा जो पहले था, इस वाले पेयर के लिए भी। मैं तब भी क्यों था, मैं अब भी क्यों हूं। मेरी दूरी उस चार्ज से तब भी L/√2 थी, अब भी L/√2 है, क्योंकि मैं तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे हूं। लेकिन जो सामने वाला चार्ज पहले Q रहा करता था, अब वो 2Q है। तो पहले जो एक Q रहा करता था, अब वो 2Q बन जाएगा, यानी पूरे 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 फिजिकल क्वांटिटी में 2 का मल्टीप्लायर दिख जाएगा। 2 का मल्टीप्लायर दिख जाएगा, यानी मतलब 2 आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि अगर वो F0 है तो दुगने चार्ज की वजह से ये 2F0 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर एक यूनिट चार्ज की वजह से कोई F0 यूनिट है तो 2 यूनिट चार्ज की वजह से 2F0 यूनिट होगा, सिंपल। ठीक है ना। नाउ दिस इज +3Q, मार्क कर देते हैं, ये +3Q है, ग्रीन से दिखाएंगे ये वाला फोर्स। तो पेन रखा हमने यहाँ पे O पे, ये +3Q है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हम नेगेटिव हैं तो ये अपनी तरफ कुछ यूं खींचेगा हमको। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा भी यहीं पे लाइक दिस। और कितना दिखाएंगे आपको, आप अगर ऑब्जर्व करें तो देखें मैंने एरो की लेंथ भी बढ़ाई है, इससे बड़ा वेक्टर ये वो F0 था, इसका नाम 2F0 है। और अब की बार क्या होगा, मेरे ऊपर चार्ज उतना ही है, मेरी दूरी भी उस चार्ज से अभी L/√2 ही है, मगर अब की बार जो सामने वाला चार्ज खड़ा है वो पहले वाले के कंपैरिजन में 3 गुना है। तो फोर्स भी जो होगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में 3 गुना लगेगा। तो आप बोलेंगे 3F0 निकल कर आया है, 3F0 निकल कर आया है। और आप बोल सकते हैं ये जो विजिबिलिटी इशू, ऑलराइट, आप बोल सकते हैं कि सर ये जो चार्ज हमने कंसिडर किया -4Q वाला, यहां रखा अपना पेन और आपने कहा ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मुझे भी, क्योंकि मैं भी नेगेटिव हूं, अपने से दूर कुछ इस प्रकार से यूं धकेलेगा, अपने से दूर कुछ इस प्रकार से यूं धकेलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ विजिबिलिटी इशू तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का है, अब आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा। तो अपने से दूर, और क्या बोलेंगे यार मैं अभी भी उतना ही चार्ज हूं, मगर सामने वाला जो है वो 4 गुना हो चुका है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। तो फोर्स भी कितना हो चुका होगा यार, 4F0 हो चुका होगा। फोर्स भी कितना हो चुका होगा, 4F0 हो चुका होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है अपने को। और यदि ऐसा है तो अब देखो हमारे पास 4 वेक्टर्स है, इन चारों वेक्टर्स में अपने पास 4 वेक्टर हैं। अब क्या करेंगे, इन चारों ही वेक्टर्स में आपको 2-2 करके सॉल्व करना, मुझे लगता है ज़्यादा ईजी होगा। तो आप देखिए एक बार, आप बोलेंगे सर इधर 4F0 है, इधर 2F0 है, तो 4F0 और 2F0 में से बड़ा कौन, 4F0। जीता कितने से, 2F0 से। 4F0 - 2F0 इज 2F0 इधर वाली डायरेक्शन में। सो यू गॉट 2F0 इधर वाली डायरेक्शन में। एंड F0 ये था, इसका नाम आपने F0 रखा था, और ये 3F0 है। तो F0 और 3F0 में से जीतेगा कौन, अगेन 3F0। कितने से, 2F0 से। कितने से जीत जाएगा बॉस, 2F0 से जीत जाएगा। सो दैट इज 2F0, दिस इज 2F0। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो फिर आप कहेंगे यार जब भी दो वेक्टर्स, अभी देखिए पिछले पार्ट में भी बात हुई थी, जब भी दो बराबर के मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है और उनके बीचों बीच लाया करता है। जैसे देखा था आपने पिछली बार भी, इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ एनी वन हो जाएगा और बीचों बीच लाया करेगा। ठीक है, तो इस बार भी एग्जैक्टली वही होगा कि आप बोलेंगे कि बीचों बीच लाया कर रहा है। बीचों बीच लाया करने का मतलब ये हो गया है। ठीक है, सो दिस इज नेट फोर्स वेक्टर। सो आप बोलेंगे हियर हमारा जो भी नेट फोर्स वेक्टर होगा वो √2 टाइम्स 2F0 हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी 2√2 टाइम्स F0। F0 की वैल्यू क्या थी भाई उधर, F0 की वैल्यू थी 2KQ²/L²। देखो ये वाला √2 ऑलरेडी है, ये वाला 2 भी ऑलरेडी है, और एक 2 F0 में भी आ रहा है, इट इज 2KQ²/L²। ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या है इसकी, आई कैप समझ में आ रही है देखो अपने को, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सो इट इज 4√2, सो इट इज 4√2 KQ²/L² and it is I cap. 4√2 KQ²/L² and it is I cap. बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। कैलकुलेशन वगैरह आप एक बार देख सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए इस तरीके से आप टर्म्स को लिखकर ऐसे सिंप्लीफाई उसे कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस जस्ट चेक इट वंस। एनीवेज मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, इसके पीछे की फिजिक्स फील हो गई होगी। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। दिस इज अगला पार्ट है ना। होमवर्क दे दूं तुमको, तुम अपने एंड पे ट्राई करके रखना, बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं है यार। ठीक है, और मुझे लगता है कि इतना सिखाने के बाद आप लोग भी अपना फुल एफर्ट डालेंगे एंड ट्राई दिस एट होम।
दिस इज होमवर्क। क्या है भैया, होमवर्क प्रॉब्लम ले लेते हैं इसको, अगली मुलाकात में करेंगे डिस्कस, ठीक है जी। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ थर्ड चार्ज which is to be placed along the line joining the two charges such that it will remain in equilibrium। दो चार्जेस हैं आपके पास, +9q और +4q, दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों अपनी अपनी जगह फिक्स्ड हैं, ठीक है। और आपको बोलना है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, इस लाइन के ऊपर एक चार्ज आप ऐसा रखो सच दैट वो चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर इस लाइन को लाइक हाउ टू सॉल्व इट, सोल्यूशन देखते हैं ज़रा। सबसे पहले तो अगर मैं ये बात समझना चाहूँ कि मेरे पास एक लाइन है, राइट, यहाँ पर पड़ा है मेरा +4q और यहाँ पर पड़ा है मेरा +9q और मैं बोल रहा हूँ बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम पता है ना, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बस लिखी है हमने ये सारी चीज़ें। तो आप ये बोलेंगे कि सर 3 प्रकार के रीजन है अपने पास, रीजन 1, ऑलराइट, this is region 2 and this is region 3। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो सर? भाई मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर ने केवल अपने को इतना बताया कि हमें जो चार्ज रखना है वो इस लाइन के अलोंग रखना है। तो लाइन के अलोंग रखना है, इसका मतलब जो भी आप चार्ज रखोगे वो इसी लाइन के अलोंग, लेफ्ट वाले के लेफ्ट में। तो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट नहीं, याद है बचपन में सीखा था हमने कि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, मगर लाइन तो वो होती है जो दोनों तरफ से ही इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सके, ठीक है। तो आपने कहा कि यार लेफ्ट वाले चार्ज से लेफ्ट में भी रखने की संभावना है, लेफ्ट और राइट के बीच में भी चार्ज रखने की संभावना है, और राइट वाले चार्ज के राइट में भी नया तीसरा चार्ज रखने की संभावना है। तो चेक करते हैं कि कौन कौन से रीजन में जो हमारा दिल कह रहा है कि संभावना है, हमारा दिमाग क्या कह रहा है, कौन कौन से रीजन में वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मैंने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट वाले चार्ज से लेफ्ट वाला रीजन इज नेम्ड एज रीजन 1, लेफ्ट और राइट के बीच में इज नेम्ड एज रीजन 2, और राइट वाले चार्ज से राइट में अगर हम बात करें तो दैट इज नेम्ड एज रीजन 3। सो रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब हमें चर्चा करनी है बेसिकली कि किस तरीके से हम अपना तीसरा चार्ज कहीं रखेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर मान लीजिए आपने कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता, पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता तो ये +4q भी इधर ही धकेलता और वो +9q भी इधर ही धकेलता। नॉट पॉसिबल टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पे आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा होता तो ये +4q भी आपको खींचता और वो +9q भी आपको खींचता। तो फिर से भाई इक्विलिब्रियम में तो तब होगा ना हमारा चार्ज जब उस पर लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो, कम से कम ऑपोजिट तो हो, तभी तो इक्वालिटी के बारे में कमेंट करोगे। लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज भी उसे खींच रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज भी इसे खींच रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम में। यदि वो चार्ज पॉजिटिव है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं है, यदि वो चार्ज पॉजिटिव है तो इस वाले चार्ज ने भी रिपेल किया है और इस वाले चार्ज ने भी रिपेल किया है, दोनों मिलके ही धक्का मार रहे हैं, फिर से उसके इक्विलिब्रियम में आने की संभावना नहीं है, फिर से उसके इक्विलिब्रियम में आने की कोई संभावना नहीं है। सिमिलरली अगर आप इधर राइट वाले से राइट में पॉजिटिव चार्ज रखते तो वो दोनों ही पॉजिटिव मिलके इसको धकेल रहे होते, फिर से इसके इक्विलिब्रियम में आने की संभावना नहीं होती। और यदि आपने नेगेटिव रखा होता तो दोनों ही मिलके इसको खींच रहे होते, फिर से इसके इक्विलिब्रियम में आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि उसके लिए लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन का ऑपोजिट होना जरूरी है ना। और क्या बोलेंगे भाई, बीच में अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो इस +4q ने भी धकेला होता, 4q वाला, और उस 9q ने भी धकेला होता, 9q वाला, ठीक है, 4q और 9q वाला, और कट जाते। यदि यहाँ पे बीच में आपने नेगेटिव चार्ज रखा होता तो आप बोलते कि यार 9q वाला खींचेगा, 9q वाला और 4q वाला भी खींचेगा, फिर से दोनों ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल होके एक दूसरे को कैंसिल करने की संभावना तो है। इसका मतलब बोलोगे कि रीजन 2 ही आपका क्या है बेटा, फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है, पॉसिबल रीजन। फिजिबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल होता है। पॉसिबल रीजन, ये वो पॉसिबल रीजन है जिसमें यदि तीसरे चार्ज को रखा जाए
तो वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। बात समझ में आ गई? सो मान लीजिए आपने जो भी चार्ज रखा है यहां पे वो रखा है Q नॉट, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जो भी रखा है वो क्या रखा है Q नॉट, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली एक से कितनी दूरी पर, x एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो दूसरे से कितनी दूरी पर हो जाएगा भाई 5 माइनस x एंगस्ट्रॉम। भाई टोटल दूरी दो चार्जेस, दो फिक्स चार्जेस के बीच में, ये भी फिक्स्ड है और वो भी फिक्स्ड है, इसे भूलना नहीं है भाई, ये भी फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है, नहीं भूलना है, ये भी फिक्स्ड है और वो भी फिक्स्ड है, तो दोनों चार्जेस फिक्स्ड है। ठीक है, इन दोनों फिक्स्ड चार्जेस के बीच में आप चार्ज रख रहे हो, लेट इट बी Q नॉट, दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव होकर भी इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है और नेगेटिव होकर भी इक्विलिब्रियम में आने की संभावना तो है ही। बात क्लियर है? पूरी क्लियर है? ठीक है, तो अब हम मान के चल रहे हैं कि ये दूरी x है, वो दूरी 5 माइनस x है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, शेयर कैन यू से फॉर Q नॉट टू बी इन इक्विलिब्रियम, आप अगर ये चाहते हैं कि आपके द्वारा रखा गया ये जो तीसरा चार्ज Q नॉट है ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि 9Q की वजह से लगने वाला, यानी आप बोलोगे कि जो भी फोर्स Q नॉट पे लग रहा है ड्यू टू 4Q, इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू जो भी फोर्स Q नॉट पे लग रहा है ड्यू टू 9Q। इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस नोटेशन से मैं क्या समझ रहा हूं? इस नोटेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी फोर्स Q नॉट पे लग रहा है 4Q की वजह से, और जो भी फोर्स Q नॉट पे लग रहा है 9Q की वजह से, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि मॉड Q नॉट इट इज 4Q बाय इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू k मॉड Q नॉट, और 4Q की जगह इधर क्या आ जाएगा यार 9Q बाय दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी किधर है, इतनी कितनी है इधर 5 माइनस x, अंगस्ट्रॉम में है, अंगस्ट्रॉम में है, मगर यार अंगस्ट्रॉम से अंगस्ट्रॉम तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर में, इसीलिए मैं उसे इनटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली वो मल्टीपल जो है वो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा k से k कैंसिल आउट हो गया है, मॉड Q नॉट से मॉड Q नॉट कैंसिल आउट हो गया है, इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया है। ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इधर देखिए ये आया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ बचा 9 और यहाँ आया डिनोमिनेटर में ये वाला 4, डिनोमिनेटर में यहाँ से 4 निकल कर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या आप यहाँ पर बोल सकते हो 5 माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो प्लस माइनस 3/2 है। 5 माइनस एक्स बाय एक्स कितना है? प्लस माइनस 3/2। माइंडेड बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, सो 9/4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपके पास आएगा केस 1 की 5 माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो प्लस 3/2 है, और 5 माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो माइनस 3/2 है। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आएगा, 10 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 3x, यानी कि 10 विल बी इक्वल टू 5x, यानी कि x विल बी इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम। 10/5 यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम किस वाले से? ये दूरी किससे थी? ये 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी थी किससे? प्लस 4Q चार्ज से, फ्रॉम प्लस 4Q चार्ज, फ्रॉम प्लस 4Q चार्ज। यहां अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x विल बी इक्वल टू माइनस 3x, यानी कि 10 विल बी इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, और x विल बी इक्वल टू माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, x विल बी इक्वल टू माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के बीच की दूरी ही 5 एंगस्ट्रॉम है, तो आप 1 से 10 एंगस्ट्रॉम पे कैसे रख सकते हो? दैट टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इस तरफ, तो यार आप पॉसिबल रीजन में, फिजिबल रीजन में या रीजन 2 में आओगे ही नहीं। तो मैथमेटिकली जो आपको सूटेबल लग रहा है वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है भाई, और फिजिक्स है, फील तो करो कि यदि दो चार्जेस के बीच की पूरी दूरी ही 5 एंगस्ट्रॉम है तो 10 एंगस्ट्रॉम पे किसी एक चार्ज से रखने पर जो हमारा थर्ड चार्ज है क्या वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता सर। पर इसका मतलब ये नहीं है
कि सर फिर आपने प्लस माइनस क्यों निकाला? भाई मैथ्स का रूल है, फिजिक्स में फेल नहीं कर सकते, कि 9/4 का स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वो +-3/2 निकल कर आएगा, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपके फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो देखिए जवाब हमारा ये आ चुका है कि आंसर क्या है, x = 2 एंगस्ट्रॉम। दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, पहली बात तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, और +4q से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, और नेचुरली +9q से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, क्योंकि टोटल 5 है, तो इधर से 2 तो उधर से 3। वैसे भी यार एक छोटे चार्ज और बड़े चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं आप, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इन दोनों का इफेक्ट एक जैसा हो। तो बड़ा चार्ज बड़ा इफेक्ट डालेगा क्योंकि वो तो बड़ा है, लेकिन अगर आप उससे दूर जाएं और छोटे चार्ज के करीब आएं, तो छोटे चार्ज के करीब होने के कारण आपका इफेक्ट स्ट्रांग होगा, छोटे चार्ज का इफेक्ट स्ट्रांग होगा, और बड़े चार्ज से दूर होने के कारण बड़े चार्ज का इफेक्ट वीक पड़ेगा। तो बड़े चार्ज का और छोटे चार्ज का, बड़े चार्ज के इफेक्ट को वीक करो और छोटे चार्ज के इफेक्ट को स्ट्रांग करो, बड़े चार्ज से दूर जाओ और उसके इफेक्ट को वीक करो, छोटे चार्ज के करीब आओ और उसके इफेक्ट को स्ट्रांग करो। देखो हो गई मैचिंग, लग गई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, बन गई बात, आ गया हमारा तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई? क्लियर है? सवाल 1 2 3 4 ही हैं, मगर यार इन सवालों में दम है, मज़ा आता है इन सवालों को करते हुए, आंखें खुलती हैं, फिजिक्स लगती है, ठीक है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर समझ में आ गई है बात तो डिस्कशन को बढ़ाते हैं यार थोड़ा सा आगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि क्लास के बाद आपको जो नोट्स मिले उसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे ये जो हमारी वेक्टर प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलस प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हमको ढंग से फोकस करना भी चाहिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि अगला सवाल मैंने लगभग ऐसा सा दिया है विद सम माइन्यूट डिफरेंस। द क्वेश्चन वाज फाइंड द पोजीशन ऑफ अ थर्ड चार्ज विच इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इस इट पे गौर कीजिए, सच दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब अगला सवाल जो है वो इसके जैसा ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जरा सवाल क्या है। फाइंड द नेचर, पिछली बार केवल पोजीशन निकालनी थी, अब की बार क्या है, नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ अ थर्ड चार्ज। 3 बातें पूछी है भाई, नेचर भी, मैग्नीट्यूड भी और पोजीशन भी। क्या क्या पूछी है? नेचर भी पूछा है, मैग्नीट्यूड भी पूछा है और पोजीशन भी पूछा है किसी तीसरे चार्ज का, विच इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जिसको इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रखना है। ये नहीं बताया गया कि लेफ्ट वाले से लेफ्ट में या राइट वाले से राइट में या लेफ्ट और राइट के बीच में, ये आपको और हमको ही जज करना है। दूसरी बात, such that the system will remain in equilibrium, such that the system will remain in equilibrium। पिछली बार क्या था? और चार्जेस देखो, चार्जेस फिक्स नहीं है, चार्जेस फिक्स नहीं है। पिछली बार क्या था? such that it will remain in equilibrium, मतलब ये चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड है, और जिसको इक्विलिब्रियम में लाना है वो पूरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये दो चार्जेस तो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, फिक्स्ड है, क्योंकि तो जो तीसरा चार्ज रखोगे केवल उसी को इक्विलिब्रियम में लाना है। लेकिन अब की बार क्या है, यहां क्या है कि जिस चार्ज को रख रहे हो वो तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ही, मगर उसको रखने के बाद बाकी दोनों भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। क्योंकि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने से मतलब है सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होना। आई रिपीट, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने से मतलब है सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होना। क्लियर है मामला? ऑलराइट, तो इसे समझना भी अपने को ऐसे ही है। तो क्या करना है हमें कि एक चार्ज रखेंगे, वो चार्ज कुछ ऐसा रखेंगे कि जहां भी आप उसको रखो वो भी इक्विलिब्रियम में आए। और अभी देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो तीसरा चार्ज आप कुछ ऐसा रखोगे कि वो खुद भी इक्विलिब्रियम में हो और अपनी प्रेजेंस से बाकी दोनों को भी इक्विलिब्रियम में ले आए। तो ऐसे चार्ज का आपको नेचर भी बताना है, मैग्नीट्यूड भी, और उसे कहाँ रखना है वो पोजीशन भी बतानी है, ठीक है। मार्क इट एज योर प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्योंकि अभी शुरुआत है तो धीरे 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 सीखते हुए आगे चल रहे हैं। मार्क इट एज द प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड इस पे आप एफर्ट मारिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। एक बार टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे नोट्स में आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उस चैनल को ज्वाइन करें और खुद भी पढ़ें, बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी ये बात सर्कुलेट करें, और पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से करो यार, काम बहुत बढ़िया तरीके से करो, एक फ्रेश स्टार्ट है, तो इसे आप मेहनत कीजिए। और जो बच्चे ऑलरेडी एंड टाइम पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं बहुत जल्दी ही, लाइक विद इन अ डे और 2 मैं आपके सामने सारे के सारे वन शॉट वीडियोस की सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ।
और ये बात आप अगर आप 11th से 12th में आए हैं तो आप अपने सीनियर्स को भी कन्वे कर सकते हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं या जेई या नीट का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं। विद इन अ डे और टू मैं वन शॉट की सीरीज़ फिर से रिज्यूम करने वाला हूँ और मैं आपको जो है वो डेरिवेशन डिवाइसेस की भी पूरी एक वन शॉट वीडियो बना के विद कैलकुलस, हम कैलकुलस वाले से शुरुआत करेंगे या बेसिक मैथ्स आप कह सकते हो, बेसिक मैथ्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी कैलकुलस, लॉगैरिथम, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे यार, ठीक है। तो उसकी वन शॉट से शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज भी शुरू करते हैं और उसके बाद डेरिवेशन डिवाइसेस वाली भी डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो लगे रहो यार, मचाना है हमको बहुत बढ़िया तरीके से। एंड देयर इज़ अनदर फीचर दैट इज़ आस्क अ डाउट। आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है इसमें कि भाई किसी भी सब्जेक्ट का आपको डाउट आता है, कहीं से भी आता है, किसी भी किताब से आता है, क्लास नोट से आता है, आपको उसको फोटो लेनी है और उसके बाद देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्लिक करना है, पिक्चर अपलोड करनी है, क्रॉप करना है डाउट को, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद फटाफट से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई करने के साथ साथ घर बैठे बैठे किसी भी टाइम पे अगर आपको डाउट आता है तो आप उसको क्रॉप करके डालिए, फटाफट से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ लेना यार। एंड उसके अलावा एक एडमिशन टेस्ट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, आप उसको चाहें तो अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। एंड थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, कंटेंट को बार बार रिव्यू करें। ये वक्त, ये समय लौट कर नहीं आने वाला है, इसीलिए रुकना नहीं है और थकना नहीं है, काम बस करते जाना है। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, बिना रुके बिना थके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।